हेलो एवरीवन, होप सो ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। अभी तक हमने न्यूक्लियर फिजिक्स के ऑल लेक्चर्स अपलोड कर दिए और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लिए। अभी देखिए हमने एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स अभी स्टार्ट किया। इसका सिलेबस देखिएगा और ये नेट और गेट में मतलब अच्छा खासा इसका वेटेज रहता है और ये 10 to 15 मार्क्स का नेट में आता है और सेक्शन सी में आता है, ठीक है। और जो हमारा 6 to 7 मार्क्स का गेट में आएगा। और इसके लिए आपको पहले थोड़ा सिलेबस देखिएगा और हम लेज़र स्टार्ट करेंगे पहले क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा कम है और इसमें क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, मतलब आएगा ही आएगा। उसमें से एक क्वेश्चन, मान लो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 2 दिन लेज़र पढ़ के अगर आपका क्लियर हो रहा है तो उसमें क्या चाहिए, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आपको 2 दिन पढ़ के मिल रहा है। तो मतलब थोड़ा स्मार्टली भी वर्क करिए कि किसमें से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा स्कोर किया जा सके, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले हम इसका सिलेबस देखिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हम एटॉमिक जो हमारा होगा एटॉमिक फिजिक्स उसमें पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर फिजिक्स का ये सिलेबस होगा। उसके बाद लेज़र पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए बोहर मॉडल, सोमरफेल्ड, 3 टाइप के मॉडल पढ़ेंगे। इसमें से जिसकी एक ड्रॉबैक होगी वो दूसरे वाला मॉडल उसको कंप्लीट करेगा। और स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम जिसमें से ग्रॉस स्ट्रक्चर और फाइन स्ट्रक्चर्स होगी और इसमें सब इंटेंसिटी वगैरह फाइंड आउट करेंगे और कपलिंग पढ़ेंगे हम। स्पेक्ट्रोस्कोपिक पहले टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बार कोई क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है। देखिए एलएस और जेजे कपलिंग में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा क्वेश्चन, और लेजर में आ रहा है, मतलब 10 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। कभी कभार ये मॉलिक्यूलर में रोटेशन वाइब्रेशन ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पूछ लेता है, ठीक है। और इंटेंसिटी, हाइपर फाइन, ग्रॉस स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आएगा। और जी मैन इफेक्ट में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसमें देखिए उसके बाद मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशन और वाइब्रेशन 3 तरह का बनता है हमारा सिलेबस में। और रमन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, एक्सरे और लेज़र। अभी लेज़र हम करेंगे आज, तो लेज़र के बारे में थोड़ा देखिएगा। पहले देखिए लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है। ये वाला पार्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, पंजाब लेक्चरर या फिर अदर स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार और जो हमारे उत्तराखंड, ये महाराष्ट्र और DSSS, KVS, NVS, ये सभी एग्जाम्स में मतलब क्वेश्चन अच्छे बनते हैं जो लेक्चरर के होते हैं ना फिजिक्स के, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ ही जाते हैं इसके क्वेश्चंस। और इसमें देखिएगा लेज़र, लेज़र की फुल फॉर्म देखिएगा, लाइट एम्पलीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब हम स्टिमुलेट करेंगे, एक तो होती है स्पॉन्टेनियस, एक होती है स्टिमुलेटेड, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, खुद से होगा। स्टिमुलेट मतलब बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी, स्टिमुलेट करना बाहर से, ठीक है। तो इसमें टाइप्स ऑफ प्रोसेस देखिए लेज़र के लिए। पहले हमें पहले स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन होगी, मतलब यहाँ पे एटम पड़ा है, ठीक है, मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में एटम पड़ा है, उसको एक्साइट कराने के लिए बाहर से हम एनर्जी देंगे, एच एनर्जी देंगे। तो उस एटम को बाहर से एनर्जी जितनी दी हमने, ठीक है, वो एक फोटोन जितना मान लीजिए एच दिया। और ये वाला एटम जो ग्राउंड स्टेट में पड़ा है जिसकी एनर्जी E1 है, वो अभी एनर्जी E2 स्टेट में चला गया, ठीक है। ये प्रोवाइड करने के बाद ये हमने क्या किया, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की ना, तो ये क्या होगा, स्टिम्युलेटेड अब्जॉर्प्शन। इसने अब्जॉर्ब किया ना इस वाले एटम ने, तो ये क्या होगा, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करी तो स्टिम्युलेटेड, अब्जॉर्ब किया इस एटम ने तभी वो एक्साइटेड स्टेट में गया, ये हमारी अब्जॉर्प्शन हो गई, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होगा, देखिए पहले पहले हमारे यहाँ पे था एटम ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, मान लीजिए ग्राउंड स्टेट था, ये हमारा हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। इसके लिए पहले गया हमारा एटम, ऊपर एक्साइट कर गया, और ये किसी ना किसी लाइफ टाइम के लिए रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम ये ऊपर ही रहेगा। तो कुछ टाइम यहाँ पे बिताने के बाद वो टाइम भी हम निकालेंगे कि कितना टाइम यहाँ पे उसने, हमारा जो एटम है उसने बिताया, और उसके बाद वो अपने आप, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियसली यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर के कारण। जब वो ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसमें एक एनर्जी एमिट होगी, ठीक है ना। तो वो एनर्जी मतलब एक फोटोन एमिट होगा, ठीक है, ये हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। स्टिमुलेटेड हो गया मतलब बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसने फोटोन को एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया और वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और स्पॉन्टेनियस के लिए देखिएगा, मतलब खुद से एनर्जी हमने नहीं दी, उसने अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली खुद से एमिशन हो गई उसकी एटम की, मतलब जो वापस ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ गया और साथ में एनर्जी एमिट कर दी उसने। और स्टिम्युलेटेड एमिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के कारण हमारा लेजर बनेगा, ठीक है ना। लेजर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो कोहेरेंट होनी चाहिए, ठीक है ना,
और हम आगे भी करेंगे कि उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। एक बीम होती है ना, पूरी बीम, तो वो एक डायरेक्शन में होती है ना। लेज़र देखा ना आपने लेज़र, तो उसकी कंडीशंस कौन फॉलो करता है? स्टिम्युलेटेड एमिशन। इसी की वजह से हमारा लेज़र बनता है। तो इसके लिए देखिए अभी ये भी करेंगे हम, क्या होता है आगे करेंगे। अभी देखिए पहले लेज़र के लिए क्या होगा, ये क्या है, लेज़र क्या है, एक लाइट सोर्स की तरह है, ठीक है ना। अमिट्स एन इंटेंस इंटेंस ऑलमोस्ट परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक मोनोक्रोमैटिक डायरेक्शनल एंड हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। लेजर के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कौन सी कंडीशन होगी? लेजर क्या क्या होगा? एक तो परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक होगी। मोनोक्रोमैटिक पता है आपको, मतलब वेवलेंथ जिसकी, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है ना, क्रोमैटिक मीन्स कलर, ठीक है ना, जिसका कलर सिंगल हो, मतलब उसकी वेवलेंथ एक ही रहे उसकी वेवलेंथ, ठीक है ना। तो जैसे येलो लाइट है, येलो लाइट की वेवलेंथ फिक्स होती है ना, रेड लाइट की वेवलेंथ फिक्स होती है, तो मोनो मीन से मतलब फिक्स उसकी वेवलेंथ होगी, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक। और डायरेक्शनल होगी ना, बीम जैसे आती है लेजर की, एक बीम जैसी आती है ना, यूनिडायरेक्शनल होती है ना, मतलब एक एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे वो तो नहीं होता है जैसे बल्ब से, यहाँ से बल्ब डाल रखा है हमने, यहाँ से उसकी पूरी लाइट बिखरती है, ये डायरेक्शनल तो नहीं है। पर बीम में क्या होता है, बीम आई ये सोर्स है, ठीक है ना, लाइट का सोर्स है, यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्शनल उसकी होगी और हाईली कोहेरेंट होगा, और कोहेरेंट मतलब फेज में होगी, ठीक है, सब बीम ऑफ लाइट। थ्योरी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, ये देखिए स्टिमुलेटेड एमिशन की थ्योरी वाज गिवन बाय सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था उन्होंने 1916 में, बट फर्स्ट लेजर जो हमारा बना था वो 1960 में बना था। यहाँ पे देखिए पहले 1916 में ये बता दिया गया था स्टिमुलेटेड एमिशन जो कि लेजर का मेन कॉज है, बट हमारी फर्स्ट लेजर कब बनी थी? 1916 में बनी थी, ठीक है ना, जिसको हम रूबी लेजर के नाम से जानते हैं, ठीक है, और ये मैनमान ने बनाया था, ठीक है। और स्टिमुलेटेड एमिशन देखिएगा, स्टिमुलेटेड एमिशन हमारा क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन अब्जॉर्प्शन तो मैंने बता ही दिया कि जैसे ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा, यहाँ पे एटम पड़े हैं, ठीक है ना, इवन इसकी एनर्जी है, नंबर ऑफ एटम्स मान लीजिए n1 पड़ा है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में n2 पड़े हैं, तो यहाँ से एटम ने अब्जॉर्ब की ये वाली एनर्जी जो हमने बाहर से दी है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है ना, पहले यहाँ पे था बिल्कुल सिंपल, और उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और ये हमने बताया था कि ये लेवल 1 एंड 2 है, n1 और n2 हमारे नंबर ऑफ एटम्स है, और ये h न्यू क्या होगी, हमारी रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी, जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए एटम्स अब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट, दैट इज स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। ये आप थोड़ा सा खुद से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें एटम्स अब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, एटम्स अब्जॉर्ब एनर्जी एंड ट्रांजिशन इनटू एक्साइटेड स्टेट, वही बात बोल दी ना, ये तो हमने पहले भी बताया था कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट, यहाँ से एनर्जी अब्जॉर्ब हुई और एक्साइटेड स्टेट में चलेगी, जिसका एनर्जी E2 था, और ये सेकंड हमारा एनर्जी है, ये हमारा स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन देखिए कितना होगा, किस पे डिपेंड करेगा, अब्जॉर्प्शन कितनी होगी, उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी ना, जितना ज़्यादा मैंने, या अगर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, गेन करने वाले ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे दो ही एटम पड़े हैं मान लो, ठीक है ना, दो ही एटम पड़े हैं, तो अब्जॉर्प्शन दो की होगी, दो ही एटम अब्जॉर्ब करेंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में पड़ेंगे उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी। और दूसरी बात होगी, ये हमारी एनर्जी डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, जो हम यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना इन एटम्स को, उस पे भी डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती जाएगी हमारी, ठीक है। ये मेन कंडीशन है स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन की, रेट of stimulated absorption directly proportional to number of atoms present in the ground state as well as एनर्जी डेंसिटी जो हमने प्रोवाइड करी है, ठीक है। और इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है B12, B12 क्यों लिखे, कहीं पे 1 2 लिखेंगे, कहीं पे 2 1 लिखेंगे, जो हमारा अब्जॉर्प्शन है, ठीक है, अब्जॉर्प्शन को हम बी से डिनोट करेंगे, और जो हमारा होगा एमिशन उसको हम ए से डिनोट करेंगे। अब्जॉर्प्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 1 से 2, स्टेट कौन सी है, 1 स्टेट से 2 स्टेट में हमारा अब्जॉर्प्शन हो रहा है, 1 स्टेट से 2, सो हमने अब्जॉर्प्शन हुआ 1 से 2, तो B12 लिखा, ठीक है ना, अब्जॉर्प्शन हुआ ना, तो n1 नंबर ऑफ एटम्स हो गए, और यही लिखा ना, और यूनियो हो गया, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने आइंस्टाइन कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन बोल दिया। अभी स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए देखिएगा, अभी यहाँ पे देखिए एमिशन हो, खुद से एमिशन होगा, कैसे होगा एमिशन, पहले तो हमने एनर्जी प्रोवाइड करी,
और ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फिर एक्साइटेड स्टेट से एमिशन होके यहाँ पे कुछ लाइफ टाइम होगा, वो हम निकालेंगे कितना होगा, इस पे इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एटम रखा आपने, एटम चला गया एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ से डिके होगा तो एक साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये होगा स्पॉन्टेनियस, खुद से एमिशन हो रहा है। एक्साइटेड स्टेट एटम ट्रांजिशन इनटू ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे देखिए एक्साइटेड स्टेट से, ठीक है ना, ट्रांजिशन होगी ग्राउंड स्टेट में आफ्टर देयर लाइफ टाइम, कुछ लाइफ टाइम के बाद, ठीक है। इसको स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे देखिए अभी मैंने यहाँ पे कुछ एनर्जी तो नहीं प्रोवाइड करी ना, खुद से आया ना, ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से खुद से आया अपने आप ग्राउंड स्टेट में। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हमारे ऊपर पड़े होंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, उतनी ज़्यादा हमारी स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा ना, अपने आप तभी गिरेंगे ना एटम। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हमारे एक्साइटेड स्टेट में होंगे, उतनी ज़्यादा हमारे नीचे डिके होगा उनका, ठीक है ना। ये इसका एनर्जी से रिलेटेड तो नहीं है कुछ, हमने बाहर से कोई एनर्जी तो नहीं प्रोवाइड करी, इसको स्पॉन्टेनियस हुआ ना अपने आप। तो यू न्यू पे नहीं डिपेंड करेगा, अब्जॉर्प्शन हमारा यू न्यू और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट पे डिपेंड करेगा, बट जो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो सिर्फ प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट पे डिपेंड करेगा ओनली, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अब्जॉर्प्शन के लिए हमने बोला था कि कोफिशिएंट बी था और एमिशन के लिए कोफिशिएंट आपका ए है। तो 1 2 भी बता दिया था कहाँ पे 1 2 होगा और कहाँ पे 2 1 होगा। 1 2 का बताया था ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, और 2 1 का बताया था एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट। 2 स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आ रहा है ना, तो 2 1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये एमिशन हो रहा है, एमिशन के लिए हमने क्या लिखा, एमिशन के लिए लिखा हमने ए टू 1, राइट। और इसके बाद देखिएगा आगे हम रेट भी निकाल सकते हैं इसका। मान लीजिए हमने इंटीग्रेट कर दिया और ये डी एन टू अपॉन एन टू, ठीक है ना, मतलब इंटीग्रेट करिएगा इसको खुद से। इसका इंटीग्रेशन होगा एल एन टू, जैसे 1/x का होता है ना, तो ये हो गया, और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया, एल एन सी हो गया। टी जीरो टाइम पे एन टू हमारे जो इनिशियली हो गए, मतलब जीरो टाइम पे जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हो गए मान लीजिए, तो वो एन टू ऑफ जीरो है। तो एन टू ऑफ जीरो, इस पे यहाँ पे वैल्यूज पुट करिएगा। यहाँ पे देखिए ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए एल एन टू आया और इसमें टी इज इक्वल टू जीरो रखा, ठीक है। और ये तो टर्म हमारी जीरो होगी टी इज इक्वल टू जीरो पे, और ये एल एन सी हो गया, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट है, उसके लिए हमने मान लिया कि टी इज इक्वल टू जीरो पे नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट इज एन टू ऑफ जीरो, ठीक है। तो एल एन सी की वैल्यू आ गई कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट हमने सिंपल सी नहीं लिखा, एल एन सी लिखा है, क्योंकि इधर भी एल एन सी है, इधर भी एल एन सी है, तो इसको इक्वेट करना मतलब इजीली सौखा हो जाएगा हमें, ठीक हमारे लिए, ठीक है, इजी हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करिएगा एल एन सी की, इसमें वैल्यू पुट करिएगा एल एन सी की, यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा। तो यहाँ पे एल एन एन टू ऑफ जीरो इज इक्वल टू एल एन सी है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी एल एन एन टू ऑफ जीरो, ठीक है। तो एल एन एन टू माइनस एल एन, यहाँ पे देखिए ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए ये देखिए कैसे हुआ। यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा इस इक्वेशन में, एल एन सी की वैल्यू पुट करिएगा, एल एन सी की वैल्यू होगी एल एन एन टू ऑफ जीरो। तो ये इक्वेशन कैसे बनी, ये इक्वेशन बनी है हमारी एल एन एन टू माइनस ए टू वन इंटू टी प्लस एल एन एन टू ऑफ जीरो। तो ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, ठीक है ना। तो एल एन लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है, ठीक है ना, लॉग ए बाई बी, लॉग ए बाई बी होगा ना। तो इसको आप करिएगा लॉग ए बाई बी करके, उसके बाद लॉग दोनों साइड एंटी लॉग ले लीजिएगा, और एंटी लॉग लेने के बाद आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि एक्सपोनेंशियल टर्म बनेगी। तो यहाँ पे देखिए एंटी लॉग ले लिया मैंने, यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, ये लॉग ए माइनस लॉग बी हुआ, तो लॉग ए बाई बी इसका फॉर्मूला बन गया माइनस ए टू वन। और ये लॉग हटाने के लिए यहाँ पे एंटी लॉग ले लिया, तो एक्सपोनेंशियल माइनस ए टू वन इंटू टी हो गया, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ग्राफ कैसे बनेगा एक्सपोनेंशियल, ऐसा हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करेंगे, ठीक है। कैसे ये ग्राफ होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियली डिके कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, कहाँ से डिके किया, एन टू ऑफ जीरो से। एन टू ऑफ जीरो जब एक्साइटेड टी इज इक्वल टू जीरो पे नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, एन टू ऑफ जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो पे नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, एन टू ऑफ जीरो। और डिके करते करते जब हमारा 1/e टाइम्स कब रह जाएंगे, ये 1/e टाइम्स किसी टॉ टाइम पे, ठीक है ना। किस टाइम पे निकलेंगे, ये टॉ टाइम पे इसके नंबर ऑफ एटम्स 1/e टाइम्स रह जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में क्या होगा,
द टाइम tau is equal to 1 by A21 at which number of atoms in the excited state are 1 by E। यहाँ पे देखिए ये हम अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करेंगे और अभी भी देखिएगा। यहाँ पे देखिए द टाइम टॉ, टॉ कौन सा टाइम है, टॉ इज इक्वल टू 1 बाई A21, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना। 1 बाई A21 हो गया ना, एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस A21 है, तो टॉ इज इक्वल टू 1 बाई A21 एट विच नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट। इसमें ये देखिए ये इतने टाइम में टॉ इज इक्वल टू 1 बाई A21, इतने टाइम में यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, उसके बाद डिके कर जाएंगे, ठीक है ना। वो कितने डिके करेंगे, 37%। मान लीजिए पहले 100% था, ठीक है ना, तो इतने टाइम टॉ टाइम के बाद, ठीक है ना, उसने वापस से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए, तो उसमें 100% से 37% रह गए, 1 बाई टाइम अप्रॉक्सीमेटली 37%, ठीक है। तो टॉ टाइम कौन सा होगा, टॉ इज इक्वल टू 1 बाई A21 एट विच नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट आर 1 बाई ई टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू पहले मान लीजिए 100 थी, और 1 बाई ई टाइम से मतलब उसका 100 का 1 बाई ई टाइम मतलब 37%, 37% रह जाएगा, तो हमारा टॉ इज इक्वल टू 1 बाई A21 होगा। ये हमारा मीन लाइफ टाइम है एक्साइटेड स्टेट के लिए, मतलब इतने टाइम के लिए रहेंगे। और कितने यहाँ पे बचेंगे, ये देखिए ये बात क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एटम्स मान लीजिए 100 पड़े हैं, ठीक है ना। टॉ इज इक्वल टू 1 बाई A21 हमारा जो टाइम हमारा मीन लाइफ टाइम है, इतने टाइम के बाद ये सारे मतलब अपने आप नीचे आने शुरू हो जाएंगे, बट बचेंगे कितने, बचेंगे ये 100 थे मतलब, पर बाद में ये सिर्फ 37% रह जाएंगे एक्साइटेड से, ठीक है। तो ये हमारा मीन लाइफ टाइम हो गया। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। उसके बाद देखिए अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो हमारा यूजफुल होगा लेजर के लिए। हमने वैसे तो पहले ही ऊपर बता दिया था कि स्टिम्युलेटेड एमिशन, हमारा जो स्टिम्युलेटेड एमिशन है वही उसकी वजह से ही हमारा होता है लेजर, ठीक है। वो हम आगे करेंगे कि स्टिम्युलेटेड एमिशन ही क्यों, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्यों नहीं, क्योंकि, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, इसमें मैंने पहले ऊपर ही हमने लेजर के बारे में बताया था कि लेजर एक्चुअली में डायरेक्शनल होगा, लेजर डायरेक्शनल होगा, कोहेरेंट होगा, ठीक है ना। एक शार्प बीम होगी, ये यहाँ पे बताया था ना, एक लाइट सोर्स है, ठीक है ना, डायरेक्शनल और कोहेरेंट होगा, बट कोहेरेंट मतलब सेम फ्रीक्वेंसी फेज सब कुछ सेम होगा, बट ये हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन ऐसा है कि जहाँ पे हमारा जो स्पॉन्टेनियस एमिशन में ऐसा हो गया कि जो हमारे नंबर ऑफ इसमें जो हमारे डायरेक्शनल और कोहेरेंट हमारे होंगे वो सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टिम्युलेटेड एमिशन के लिए हमने बोला था कि स्टिम्युलेटेड एमिशन में ही ऐसा होता है कि डायरेक्शन एंड कोहेरेंट होगा, क्योंकि इसमें देखिए अगर आप लेजर कैसे बोल सकते हो अगर आपकी वेव्स ही नहीं मोनोक्रोमेटिक है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन एक्चुअल में रैंडम फेज होते हैं, ठीक है ना, मतलब सेम फेज नहीं होता, कोहेरेंट नहीं होती, और फ्रीक्वेंसी भी मतलब कोहेरेंट नहीं होता, ठीक है इसमें। तो स्टिम्युलेटेड एमिशन देखिए जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से यही कारण है लेजर का, यही कारण है लेजर, लेजर का, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले ये होंगे तो देखिए ये वो तो स्पॉन्टेनियसली खुद से आए, ठीक है ना। तो ये टॉ इज इक्वल टू 1 बाई A21 के बाद, और इस इनिशियल के 1 बाई ई टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में रह गए थे, बट स्टिम्युलेटेड एमिशन में हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, स्टिम्युलेट करेंगे बाहर से, और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे पड़े हैं और बाहर से मैंने एनर्जी दी, और ये वाला एक फोटोन आया और उस एक एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया और उसकी एनर्जी एच न्यू थी, ठीक है ना। तो उसने आगे 2 फोटोन बनाए, तो आगे जो 2 फोटोन थे उन्होंने 4 ऊपर से एक्साइटेड स्टेट से किए। यहाँ पे देखिए ये कैसे होगा, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे ये नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में पड़े हैं, और ये ग्राउंड स्टेट है हमारा एच न्यू मैंने प्रोवाइड किया, क्योंकि स्टिमुलेटेड है तो एच न्यू प्रोवाइड करेंगे, एमिशन है तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब ये एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट से आएगा तो इसमें एक एनर्जी इमिट करेगा, ऐसे ही होगा ना, कुछ एनर्जी तो इमिट करेगा ही,
उसके बाद जब ये फोटोन आगे इसका ये एमिशन करवाएगा, ये एक फोटोन की वजह से 2 फोटोन बन गए ना, तो आगे ये 2 फोटोन की वजह से आगे 4 फोटोन निकलेंगे, ठीक है ना? ये 4 फोटोन निकलेंगे, ये 4 फोटोन जो ये 2 से 4 बने, 4 से आगे 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे मल्टीपल होते जाएँगे, ठीक है? तो इसमें इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि स्टिम्युलेटेड एमिशन में क्या होगा, एक सेकंड इसको इरेज़ कर दें। चलिए बाद में। स्टिम्युलेटेड एमिशन में एक्चुअल में ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी कि इसमें जो हमारे एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स बढ़े हैं उसको बाहर से स्टिम्युलेट करेंगे, और जो जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट एटम आएगा तो उसमें 2 फोटॉन निकलेंगे, और 2 फोटॉन आगे फर्दर हमारे जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएँगे, और उनकी वजह से आगे 2 से 4 फोटॉन बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ठीक है ना? ऐसे करके बनते जाएँगे। तो एनर्जी डेंसिटी U न्यू रेडिएशन इंसिडेंट ऑन एक्साइटेड स्टेट एटम देन ट्रांजिशन इनटू ग्राउंड स्टेट एमिटिंग 2 फोटॉन्स ऑफ एनर्जी H m दैट इज़ ए स्टिम्युलेटेड, इसी को स्टिम्युलेटेड एमिशन कहते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, ये देखिए स्पॉन्टेनियस स्टिम्युलेटेड अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिम्युलेटेड एमिशन। उसके लिए कौन पहले देखिए, अब्जॉर्प्शन के लिए मुझे क्या-क्या चाहिए? एनर्जी डेंसिटी चाहिए, रेट उसी पे डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होने चाहिए, तभी अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है? और एमिशन के लिए मुझे एनर्जी डेंसिटी तो नहीं चाहिए, क्योंकि खुद से अपने आप अगर आप एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएँगे, तो उसके लिए सिर्फ मुझे नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा चाहिए। बट बट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि स्टिम्युलेटेड एमिशन होगा तो उसके लिए मुझे एक्साइटेड स्टेट में एटम्स भी ज़्यादा चाहिए, और जो मैं बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ एनर्जी डेंसिटी, उस पे भी हमारे रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा स्टिम्युलेटेड एमिशन का डिपेंड करेगा, ठीक है? अभी A21 B21 स्टिम्युलेटेड एमिशन, अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन सब कुछ समझ में आ गया, और लेज़र का मेन कारण क्या है, और लेज़र जो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन है उससे क्यों नहीं बनता, ठीक है? स्टिम्युलेटेड एमिशन ही क्यों कॉज है हमारा लेज़र का, ठीक है? अभी आगे देखिए। dN2/dt देखिए B21 N2 U न्यू आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन है, ये हमने बता दिया कि कैसे-कैसे डिपेंड करेगा, N2 पे डिपेंड करेगा और U न्यू पे, ठीक है? और यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ये अच्छा है इम्पोर्टेंट आर्टिकल वो है, और इसके लिए ये क्वेश्चन में पक्का आता है। इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम है हमारा, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो हमारा रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन है वो इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन के, तभी होगा ना हमारा इक्वल थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके लिए मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमारा स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन है वो होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिम्युलेटेड एमिशन, दोनों एमिशन के बराबर होगा। मतलब जो ऑब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ से ऑब्जॉर्ब हो रहा है, चाहे स्टिम्युलेटेड एमिशन करे या फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन करे, ठीक है ना? दोनों के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? ये हमारा स्टिम्युलेटेड अब्जॉर्प्शन। इन टर्म्स को ध्यान में रखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रही टर्म्स तो पहले पॉज़ करके खुद से टर्म्स का नाम लिखिए, और उसके बाद उनका मीनिंग लिखिए, A21 क्या बताया, B21 क्या बताया, 21 क्यों लिखा, ये सब, और एनर्जी डेंसिटी क्यों लिखी, ठीक है? तो ये सब करके, और यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करिएगा। ये हमने बता दिया था कि N1 है, स्टिम्युलेटेड अब्जॉर्प्शन है, तो उसके लिए एनर्जी डेंसिटी चाहिए, और स्टिम्युलेटेड के लिए ग्राउंड स्टेट से जाएँगे तो N1 चाहिए, और स्टिम्युलेटेड है तो B लिखा हमने, मतलब अब्जॉर्प्शन है तो हमने B लिखा, और अब्जॉर्प्शन हो रहा है और 1 से 2 लिखा, ठीक है? सिमिलरली इनकी वैल्यू ऊपर से हमने पुट कर दी। तो यहाँ से देखिए दोनों को इक्वेट करिएगा, यू न्यू निकालिएगा तो यू न्यू की वैल्यू आ गई, और उसके बाद देखिए ये B21 N2 से दोनों साइडें डिवाइड करिए, तो यहाँ पे तो दोनों कट हो गए, B21 अपॉन A21 A2 करके, ठीक है ना? तो ये वाली टर्म तो -1 होगी, और यहाँ पे देखिए A21 अपॉन N2, N2 से भी डिवाइड किया, यहाँ पे देखिए ये टर्म कैसे लिखी, डिवाइड बाय किससे बोला मैंने, B21 इंटू N2 डिवाइड बाई B21 इंटू N2 डिवाइड बाई B21 इंटू N2, ये दो टर्म कैंसिल होगी, ठीक है ना? और ये N2 N2 कैंसिल हो गया, और बचा ये वाली टर्म कौन सी, A21 अपॉन B21, ठीक है ना? और अपॉन B12 अपॉन B21 इंटू N1 अपॉन N2 -1, ठीक है ना? ये वाली टर्म बची, राइट? और उसके बाद देखिएगा आपका नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए एटम्स फॉलो एमबी स्टैटिस्टिक्स। एमबी स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। उसमें तीन तरह की हमारी जो होती है बीई स्टैटिस्टिक्स भी होती है, ठीक है ना, बोस आइंस्टाइन भी और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन भी, ये सब पढ़ेंगे। ये हम करेंगे स्टैटिस्टिकल में। तो जब स्टैटिस्टिकल में पढ़ेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे हम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए एनर्जी E1 माइनस E1 अपॉन KBT। ये एनर्जी वहाँ पे निकल कर आएगी कि कैसे आए एमबी स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो वहाँ से लेकर क्योंकि एटम्स फॉलो करेंगे क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल होंगे, ठीक है ना, वो सब हम आगे करेंगे स्टैटिस्टिकल में। और N2 भी हमने यहाँ पे लिख दिया, N1 लिख दिया और N2 लिख दिया। और उसके बाद क्योंकि मुझे N1 बाई N2 का रेशियो फाइंड आउट करना होगा, ये नंबर ऑफ एटम्स है ना, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंडेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स है ये N2 और N1। और इसके लिए मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पे डिपेंड करते हैं। तो वहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हमने स्टैटिस्टिक्स लगाई नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ एटम्स के निकालने के लिए N1 का फॉर्मूला लिख दिया, N2 का लिख दिया और दोनों को डिवाइड किया। दोनों को डिवाइड करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सी टर्म बची, ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन KBT बची। ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन KBT, क्योंकि एच न्यू को हो गया, दोनों एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, ये यहाँ पे देखिए दोनों एनर्जी का डिफरेंस कौन सा था। मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेट है, इसमें एनर्जी E1 है और ये E2 है। तो हमने यहाँ पे एच न्यू दिया था, एच न्यू कितना ऑब्जॉर्व करेगा, E2 माइनस E1, जितनी दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होगा वही एच न्यू होगा ना। तो एच न्यू की वैल्यू हमने E2 माइनस E1 पुट कर दी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे N1 और N2 दोनों के हमारा रिलेशन आ गया। और यू न्यू में यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा, A21 लिखिए अपॉन B21 इन अपॉन B12 अपॉन B21 इंटू N1 बाई N2 की वैल्यू लिखिए ई रेस टू पावर एच न्यू अपॉन KBT माइनस 1, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई रेस टू पावर एच न्यू अपॉन KBT, बाकी सारा सेम लिखा, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, और यू न्यू की वैल्यू हमारी ये वाली आ गई। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, ये भी हम क्वांटम मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल में पढ़ेंगे। ये क्वांटम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ कैसे आया और ये एक एक टर्म कैसी निकली, ये सब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स जो पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको पहले यू न्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी ना, यू न्यू की वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये भी आ गई यू न्यू की वैल्यू, और ये हमारा यू न्यू आया था प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से। तो दोनों को इक्वेट करिएगा, सेकंड और थर्ड को। सेकंड और थर्ड को जब आप इक्वेट करेंगे, जब आप सेकंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है, ये तो हो गया, ठीक है ना। ई रेज़ टू पावर एच न्यू अपॉन KBT है, ई रेज़ टू पावर एच न्यू अपॉन KBT है, इसका कोफिशिएंट कितना होगा 1, ठीक है ना। इसका कोफिशिएंट 1 है, मीन्स B12 अपॉन B21 इज इक्वल टू 1 हो गया, मीन्स B12 इक्वल्स टू B21 हो गया। ये तो हो गया हमारा, ठीक है ना, इसके इक्वेट कर दी। और ये वाली इक्वेशन है जो A21 अपॉन B21 है, इसकी वैल्यू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन C क्यूब लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A21 अपॉन B21 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन C क्यूब हो गया। और B12 इज इक्वल टू B21 था, तो यहाँ पे आप लोग B21 भी लिख सकते हो, B12 भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने बता दिया कि दोनों इक्वल है, ठीक है ना, जब हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से किया था। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, अभी तक हमने लेज़र को आपको बता दिया है कि फुल फॉर्म क्या होगी, और लेज़र के लिए 3 कंडीशंस बता दी आपको कि कोहेरेंट होना चाहिए, ठीक है ना, डायरेक्शन होना चाहिए और लाइट सोर्स लेज़र बीम की कंडीशंस पूरी कंप्लीट कर दी। और उसके बाद देखिए लेज़र हो गया हमारा, लेज़र हो गया, लेज़र के लिए इसकी कंडीशंस होगी, ठीक है ना। और उसके बाद हमने इसकी प्रोसेस कंप्लीट कर दी। प्रोसेस के लिए हमें स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन किया, फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन किया, फिर स्टिमुलेटेड एमिशन किया। जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वही मेन कॉज है लेज़र का। स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन के लिए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा जब हमने एच न्यू दे दी, बट एमिशन के लिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए खुद से एनर्जी अपने आप बिना दिए हमारा कुछ टाइम टॉ के लिए और यहाँ पे रहकर वो अमिट हो जाएगा। टॉ कितना था 1/A21 था, जब हमारा इनिशियल एटम्स के रिगार्डिंग 1/E टाइम्स रह जाता है। और ये होगा उसके बाद हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन। उसके लिए क्या होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। उसके लिए एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए, ठीक है ना, एक एच न्यू 2 एच न्यू निकले, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक एच न्यू ऑलरेडी दिया था। और ये 2 वाले आगे से फर्दर 4 फोटोन निकलेंगे, 4 से 6, 6 से 8 नहीं 2 से 4, 4 से
8, 8 से 16 से 32। अभी देखिए कितने फोटोन निकले, कितनी लाइट निकल रही है एकदम से, तो बीमें बन रही है ना एकदम से, तो एक पूरी बीम बन गई, डायरेक्शन बन गया, मोनोक्रोमैटिक होगी। तो ये लेज़र की कंडीशन हमेशा ओनली स्टिम्युलेटेड एमिशन करेगा, ना कि स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है ना? एमिशन भी 2 तरह के हैं ना, एक तो खुद से एमिशन होगा, एक हमें देना पड़ेगा। जो हम बाहर से दे रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, तो वही लेज़र का मेन कॉज़ होगा। ठीक है? तो कंडीशन ऑफ लेज़र के लिए यहाँ पे देखिए हमने आपको बता दिया कंडीशन ऑफ लेज़र के लिए क्या होना चाहिए। ये हमने ऊपर निकाल दिया था यून्यू की वैल्यू, और A21 अपॉन B21 यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करिएगा। यहाँ पे देखिए A21 को नीचे लेकर आए और B21 और यून्यू को एक नीचे लेकर आए, ठीक है ना, यून्यू को इसके साथ, और ये वाली टर्म ऊपर चली गई, तो ये वाली पूरी टर्म बन गई। तो यहाँ पे देखिए हमें अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाना पड़ेगा। ये एक्सपोनेंशियल, ये हम मैथमेटिकल फिजिक्स में कर देंगे कि कैसे अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगता है जहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म होती है, तो एक टर्म कैंसिल होके तो इजीली हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, हमने बता दिया था कि जो हमारा A21 है वो लेस देन होगा B21 यू न्यू से। ये अभी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे आया। ठीक है? और फिर से देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि हमारी अब्जॉर्प्शन होगी उस, ये क्या था, ए का मतलब क्या था हमारा अब्जॉर्प्शन। यहाँ पे देखिए एक अब्जॉर्प्शन था, एक एमिशन था। ठीक है? जो स्टिम्युलेटेड था, ठीक है ना, वो तो हमारा था B12 से, B12 से कर रहे थे। यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर डिस्कस किया हुआ ना, तीनों टर्म्स डिस्कस किए हैं। स्टिम्युलेटेड अब्जॉर्प्शन के लिए हमने B12 यूज किया। ठीक है ना? स्टिम्युलेटेड अब्जॉर्प्शन के लिए B12। ये देखिए अब्जॉर्प्शन के लिए ये B12, एमिशन के लिए A21 यूज़ किया। बट मैंने आपको बता दिया था कि स्टिम्युलेटेड अब्जॉर्प्शन, जो स्टिम्युलेटेड अब्जॉर्प्शन होगा ना B12 और A21, बट आपको प्रोबेबिलिटी हमने dN/dt किया था ना, इज इक्वल टू A21। ये देखिए हमने किया था dN/dt इज इक्वल टू A21 इंटू N2। ठीक है ना? और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये वाली A21 थी, इसके लिए हमने ये भी कर रखा है रेडियो एक्टिविटी में माइनस लैम्डा। तो लैम्डा ये हमारा क्या था, ये रिलैक्सेशन टाइम था, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 1/tau होगा ना, रिलैक्सेशन टाइम था। तो A21 एक्चुअल में तो क्या बता रहा था, वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है स्पॉन्टेनियस एमिशन की। प्रोबेबिलिटी बताएगा ना dN/dt, जब आप एक इस इक्वेशन से इसको इक्वेट करेंगे, तो ये क्या बता रहा था, प्रोबेबिलिटी बता रहा था, रेडियो एक्टिविटी में किया था हमने। तो B21 यून हो गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन डिपेंड्स ऑन रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी यून। तो इसके लिए आपका रेट ऑफ चेंज मैंने बता दिया ना कि स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट स्पॉन्टेनियस एमिशन से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पहले ही सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट होते ही मैंने बताया था कि जो कंडीशन होगी हमारी स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से ही हमारा लेज़र होना चाहिए। ठीक है ना? अगर इसी की वजह से 2 से 4 से 8 से 16 से 32 ऐसे मल्टीपल हमारे होते जा रहे हैं, ठीक है ना, फोटोन, तो इससे बीम बनेगी। तो बीम हमारी लेज़र बीम के लिए हमें कौन सी टर्म ज़्यादा होनी चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए कौन सी टर्म होगी, B21 यून्यू। तो ये वाली टर्म ज़्यादा होगी। अगर ये वाली ज़्यादा टर्म है तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे बना ये मतलब ऐसे डायरेक्ट निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अगर नीचे माइनस माइनस में कोई टर्म होती तो उससे रिलेटेड हम निगलेक्ट कर सकते थे। ठीक है? तो ये टर्म अगर A21 लेस देन B21 है, ठीक है ना, यून्यू से, क्योंकि यून्यू पे भी डिपेंड करेगा ना एनर्जी डेंसिटी। स्टिमुलेटेड में हम बाहर से भी एनर्जी देंगे ना, बाहर से एनर्जी, पहले 3 प्रोसेस अच्छे से कर लो, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड और अब्जॉर्प्शन और एमिशन। ठीक है? तभी ये आगे का समझ आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे एक्साइटेड स्टेट है उसमें स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए आपको क्या चाहिए, ये तो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करी, वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स इन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हमारे स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट ज़्यादा होगा। तो उसके लिए साथ में यू न्यू भी लिखा। तो अगर A21 लेस है तो इन ये टर्म दोनों ही लेस देन 1 होंगी ना, नीचे लेकर आइए तो लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करिएगा, ये वाली वैल्यू, ये देखिए A21 अपॉन B21 यू न्यू इज इक्वल टू e⁻ h न्यू अपॉन kBt-1।
इसकी वैल्यू पुट करने के बाद लेस देन 1 हो गया ये ई रेज़ टू पावर एच न्यू अपॉन केवी टू ठीक है ना, ये प्लस होकर वो उधर 2 चला गया और एंटी लॉग लिए लीजिएगा और न्यू की वैल्यू यहाँ पे निकालिएगा, न्यू लेस देन केवी2 अपॉन एल/2। ये हमने क्या निकाला, ये देखिए ये हमने कंडीशन निकाल दी लेज़र के लिए। अगर अगर हमारा न्यू लेस देन दिस टर्म होगा तभी हमारी लेज़र की कंडीशन होल्ड करेगी, अदरवाइज़ हमारा लेज़र नहीं बनेगा फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड, ठीक है। और स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए अभी स्टिमुलेटेड एमिशन जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है ना, उतनी ज़्यादा हमारी लेज़र अच्छे से बनेगी। तो उसके लिए मैं बाहर से भी जो हमारे बाहर से भी कुछ कंपोनेंट फैक्टर होंगे जिससे हम एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक ऑप्टिकल पंपिंग, ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं इसको। जो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करने हैं ना, तो उसको पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलेंगे। वो दो तरीके से बनाई जा सकती है, एक तो ऑप्टिकल पंपिंग के साथ है, वो भी हम करेंगे क्या होता है, और दूसरा करेंगे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन से, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखिएगा, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, अभी फिर से रिवाइज करिए, 4 बार, चौथी बार रिवाइज करवा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पहले देखिए हमने लेजर किया, लेजर की फुल फॉर्म की, उसके बाद लेजर की ऑल प्रोसेस की, ठीक है ना। प्रोसेस कौन कौन सी थी, पहले स्टिमुलेटेड ऑब्जॉर्व करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर अपने आप ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है ना। फिर हम स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, बाहर से एनर्जी देंगे, फिर वो खुद फिर नीचे आएगा। जब वो नीचे आएगा वही लेजर का कारण बनेगा, क्योंकि एक फोटोन हम जो दे रहे हैं, जब ऊपर से नीचे हमारा एटम गया तो वो एच न्यू निकले, ठीक है। तो आगे ये 2 एच न्यू निकले, 2 से 4 बनेंगे हमारे एच न्यू, 4 से 8 ऐसे मल्टीपल होते जाएंगे तो हमारी एक बीम बन जाएगी। तो लेजर के लिए ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस एमिशन कॉज नहीं है, मेन रीजन कौन है, स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। तो इसके लिए पूरी टर्म्स कहाँ पे B12 B21 और यू न्यू कहाँ पे आना चाहिए, ये सब बता दिया हमने। और मेन कंडीशन भी लेजर की निकाल दी कि न्यू लेस देन होना चाहिए आपका, वो वाली टर्म्स भी निकाल दी, ठीक है। अभी तक हमारा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए, इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ रखा है, आप खुद से करिएगा ट्राई। अगर आपके कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है तो अच्छे से तैयारी चल रही है, ठीक है, तो करते रहिए, ठीक है। अगर कहीं पे कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे कि कैसे एक यूनिट्स के साथ कैसे पता चलेगा। मतलब अक्सर कैसे होता है, मतलब आपको ना क्वेश्चन का फॉर्मूला पता होता है, फॉर्मूला भी पता होगा, बता भी देंगे आपको, जो जहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, एमएससी वगैरह में, कि ऐसे होगा, ठीक है ना, फॉर्मूला भी आपको पता होगा कि ये लगेगा। जब आएगी ना यूनिट कन्वर्जन की बात है, तो वहां पे बंदे को ऐसा होता है कि ये आगे कैसे करना है, ठीक है। कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एक ना थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा आप। जैसे 10 तक तो, 11 12 तक तो सभी को याद होंगे टेबल, उसके बाद 13 14 15 का टेबल, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30 तक टेबल याद कर लीजिएगा। और उसके बाद 30 तक स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद कर लीजिएगा। मतलब ऐसे करके थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन खुद से करते रहिएगा, ठीक है। और एडिशन और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए स्टिमुलेटेड एमिशन दिया है। स्टिमुलेटेड एमिशन किसको बोला था हमने, B21 को, ऊपर से नीचे आया था, स्टिमुलेट किया था, ठीक है, तो बी था। फॉर पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए ये वैल्यू बता दी हमें, कॉफिशेंट इसका B21 की। और एंड द एमिटेड फोटोन, जो इमिट हुआ ना फोटोन, ये देखिए बाहर से जो हमने एनर्जी प्रोवाइड करी एच न्यू, ठीक है ना, और उसके बाद प्रोवाइड करने के बाद ये जो एमिट हुआ एच न्यू, ठीक है ना, इसकी वैल्यू बता दी उसने, 3000 एंगस्ट्रॉम का हमारा फोटोन एमिट हुआ, उसकी वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहले से मीटर भी दिख रहा है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है, तो इसको भी यूनिट कन्वर्जन आगे देखिए कैसे करेंगे। लाइफ टाइम बताना है हमें, टॉ निकालना है, तो टॉ के लिए मैंने आपको बता दिया था ना A21, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले देखिए गिवन क्या था, B21 था, लैम्डा गिवन है, ठीक है। पहले ही लैम्डा एक्सट्रम को, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 एक्सट्रम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, लाइक पिकोमीटर, नैनोमीटर, ये सब टर्म्स होती है ना। और इसमें देखिए ये हमने ऊपर बता दिया था कि रेशियो दोनों आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स की A21 की और B21 की 8 पाई एच न्यू क्यूब, जब हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से इसका इक्वेट किया था, तो ये हमारा 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब है टर्म, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास हमें क्या क्या पता है और क्या क्या नहीं पता। अभी न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा होगा, न्यू नहीं पता ना, बट लैम्डा पता है,
तो न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा लिखिएगा, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सॉरी, ठीक है। तो A21 अपॉन B21 हो गया, और इसमें वैल्यू पुट करिए 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन न्यू लैम्डा, न्यू क्यूब अपॉन लैम्डा क्यूब, सी की वैल्यू, क्योंकि न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कैंसिल हुआ, ये वाली टर्म आई। अभी A21 देखिएगा, A21 क्योंकि टॉ इज इक्वल टू 1 बाई A21 है, उसने यही टाइम पूछा है, तो उसके लिए मुझे A21 पता होना चाहिए। A21 मैंने एक साइड रख दिया, ठीक है ना। तो 1 बाई A21 निकालना है तभी टॉ निकलेगा, तो 1 बाई A21 निकालूंगी मैं, तो टॉ की वैल्यू ये वाली आ गई मेरी, ठीक है ना। अभी मैंने टॉ का निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले क्या क्या स्टेप किया, मुझे B21 पता था, उसके बाद मुझे लैम्डा भी पता था, और मुझे पूछा है उसने टॉ, टॉ क्या होता है 1 बाई A21। अभी मुझे पता चल गया कि 1 बाई A21 और B21 दोनों में रिलेशन पता है मुझे कि 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब होगा। अभी न्यू की वैल्यू में मुझे पता है सी लैम्डा होती है, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू पुट, सी की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे टॉ की वैल्यू आ गई। अभी हमें करना है पुट वैल्यूज, इसमें इसमें वैल्यूज पुट करनी होगी। यहाँ तक तो सभी बच्चे कर लेंगे, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में सभी को प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे देखिए पहले यूनिट कन्वर्जन देखिएगा, पहले तो लैम्डा की वैल्यू पुट करिएगा, लैम्डा की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर दे रखा है, ठीक है। 3000 एंगस्ट्रम को हमने मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻⁻10 मीटर, और ये कितना हो गया 3, ये 10⁻⁻10, और ये कितना हो गया 10⁻⁻7 मीटर, ये हो गया हमारा लैम्डा क्यूब, ठीक है। उसके बाद 8 वैल्यू ऐसे आ गई, पाई की वैल्यू, उसके बाद ये हमने लिखा है प्लैंक कांस्टेंट एच की वैल्यू, और ये वैल्यू हमें B21 की दे रखी है उसने, ठीक है। अभी यूनिट देखिए, पहले कैलकुलेशन तो अभी अभी पहले मैथमेटिक्स छोड़ दिया, पहले यूनिट देखिएगा। यूनिट में देखिए मीटर क्यूब यहाँ पे है और मीटर क्यूब यहाँ पे है, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जूल सेकंड है, और ये वाली टर्म है, ये वॉट, ये मीटर क्यूब वॉट इनवर्स पर सेकंड का -3 है, ठीक है ना। अभी सेकंड का मुझे पता चल रहा है, सेकंड तो मैच हो रहा है मेरा, हो जाएगा कैंसिल। अभी मीटर भी हो गया कैंसिल, ठीक है। अभी ये यहाँ पे वॉट है, यहाँ पे जूल है। अभी वॉट और जूल में मुझे रिलेशन पता है, +1 याद करिएगा, ठीक है ना। वॉट और जूल में मुझे पता है कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड होता है, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वॉट इनवर्स, तो वॉट इनवर्स को लिखिएगा 1 वॉट इनवर्स इज इक्वल टू जूल इनवर्स, ठीक है ना। और सेकंड इनवर्स का करके -2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मीटर क्यूब, वॉट की जगह हमने वॉट इनवर्स की जगह जूल पर सेकंड लिखा, और ये इनवर्स आ गया, और ये सेकंड -3 लिखा, ठीक है। ये यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं हम। और उसके बाद देखिएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऐसे ही आया, जूल -1 सेकंड, ठीक है, और -3, और यहाँ पे मतलब सिंपल सॉल्व हो गया। अभी जूल पर सेकंड में भी आ गया, और यहाँ पे भी जूल सेकंड है, और यहाँ पे मीटर क्यूब है, इनको कैंसिल करिएगा, मीटर को मीटर क्यूब, जूल से जूल इनवर्स कैंसिल हो गया, सेकंड इनवर्स से एक सेकंड 1 बाई -1 बचा, ऊपर जाकर सेकंड हो गया, ठीक है ना। तो ये सेकंड में टर्म आ गई, क्योंकि मुझे पता है टाइम सेकंड में ही निकलेगा, ठीक है ना। अभी करना है मुझे मैथमेटिकल, मैथमेटिकल कैसे करेंगे, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27, ये कितना हो गया -7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21 -21, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 27 इंटू 10⁻⁻21, या फिर इसको लिख लीजिए 2.7 इंटू 10⁻20, ठीक है। उसके बाद इनको सॉल्व करिएगा, ये 8 इंटू 3.14 इंटू 6.626, प्लैंक्स कांस्टेंट का 26 भी होता है ना, वो भी लिख लीजिएगा, इंटू 2.1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा चारों को, उसकी वैल्यू आ गई 3.50। फिर आप करिएगा इन दोनों को, पावर्स को सॉल्व करिए, ठीक है। और इनको सॉल्व करने के बाद ये वाली टर्म, अभी यूनिट तो हमारी आ गई थी कि सेकंड ही यूनिट आएगी, ठीक है। उसके बाद सिंपल आप वैल्यू पुट करने के बाद उसकी कैलकुलेशन करिएगा मैथ्स की, ठीक है, सिंपल डिवाइड करिएगा। यहाँ पे देखिए ये बन रहा है ये बन रहा है 27 अप्रॉक्स, इसको क्योंकि ये देखिए ये कैसे निकालना है, ये 2.7 है, ये 3.5 है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया मतलब, ठीक है ना। ये अभी जाएगा इस पे कर लीजिए आप 9, इस पे बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा ना, ये 7 पे और 3 पे जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसको सिंपली, अगर आपको ऐसे नहीं करना होगा ना, अगर आपको ऐसे मतलब डिवाइड करना मुश्किल हो रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये कैंसिल तो नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली इसके 7 समथिंग वैल्यूज आएगी, ठीक है।
तो सिंपल करिएगा तो 10⁻⁴ ये 7 बन रहा है और 77 बन रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखिए वैसे भी ये देखिए कितना बना है, ये देखिए 23, और इस पे पॉइंट लगाइएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2.33 तक कर ऐसे करके वैल्यूज आ रही है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा ये टर्म हो गई हमारी, ठीक है। अभी इसको पूरी अच्छी तरह से वैल्यू पुट करिएगा आप लोग। अभी ऑप्शन से किस किस में थे हमारे, नैनो सेकंड में थे। नैनो सेकंड के लिए क्या चाहिए था मुझे, नैनो सेकंड के लिए 10⁻⁻9 सेकंड होने चाहिए ना एक नैनो सेकंड के लिए। तो उसमें से मैंने एक टर्म ले ली, एक जिसमें डेसिमल शिफ्ट कर लिया, तो अप्रॉक्सीमेटली 80 नैनो सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी मैंने कितनी ज़्यादा इसको आपको सॉल्व करवा दिया, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपल आपको फॉर्मूला ऊपर दे रखा है, आप खुद से, ये आपका होमवर्क है और इसको हम कल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे कैलकुलेशन ऊपर बता दी ना, अभी कोशिश करिएगा इसको भी अपने आप सॉल्व करने का, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए 2 लेवल सिस्टम दे रखा है, और डीके हो रखा है, और टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर भी बता रखा है आपको, और इसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन नियरेस्ट टू, इसमें कंडीशन देखिए स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमने निकाली थी लेजर के लिए, न्यू हमारा वो ग्रेटर देन होना चाहिए ln2 kBT/h के लिए। कल भी हम करेंगे इसके लिए डिस्कशन, आप खुद से भी करके देखिएगा ट्राई, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर अच्छे से बता दिया कि कैसे यूनिट कन्वर्जन होगा, कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा। और ये भी गेट में आ रखा है क्वेश्चन, इसमें आपको 3 लोएस्ट स्टेट्स दे रखी है, E0 की एनर्जी दे रखी है, E1 की एनर्जी दे रखी है, E2 की। अभी तक हमने 2 लेवल का किया था ना, 1 और 2 का, कल भी डिस्कस करेंगे इसका, कल या परसों 2 या 3 क्लासेस में ये हमारा लेजर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपके 5 मार्क्स अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है ना, 5 मार्क्स आपके हाथ में है, ठीक है। तो 3 दिन में 5 मार्क्स आप गेन कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए कॉफिशंस भी दे रखे हैं A12 और A10 एंड 20, ठीक है ना। 10 क्या होगा, फर्स्ट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, सेकंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट से, इनकी हमें कॉफिशेंट दे रखा है, प्रोबेबिलिटी बता रखी है ना एक्चुअल में, ठीक है ना, इमिशंस की। और रेडियो एक्टिव लाइफ टाइम बता रखे, पूछा है उसने। लाइफ टाइम के लिए मैंने बोला था कि टॉ इज इक्वल टू 1/A/1 होगा, ये तो हमारा था 2 लेवल के लिए, बट क्वेश्चन में आ गया 3 लेवल के लिए। 3 लेवल कौन कौन से थे, 0, 1, 2, ठीक है। तो इसके लिए 2 से 0 आ सकता है, सेकंड लेवल से 0 तक आ सकता है, हो सकता है, या फिर सेकंड लेवल से 1 में आ सकता है, ठीक है ना। ये 2 ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, एटम्स की आने की। तो A21 यहाँ पे तो A21 है, तो इसको जर्नलाइज टर्म में लिखिएगा। जर्नलाइज टर्म में कैसे लिखोगे, जो हमारी लाइफ टाइम है, टॉ आई इज इक्वल टू 1/σj/ai/j। इसके लिए 2 आई की वैल्यू यहाँ पे देखिए, आई की वैल्यू आप 2 रखिएगा। 2 क्यों रखेंगे आप लोग, क्योंकि हाईएस्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, और जे की वैल्यू 0, 1, 2 ऐसे ऐसे करके इंक्रीज करते जाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 वैल्यू होगी, और जे की वैल्यू तो हमारी 0, 1, 2 चेंज करेगी, पहले 0 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, ठीक है ना। आई की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो ये हमारा स्पॉन्टेनियस, ये हमारा था टाइम, रेडियो एक्टिव लाइफ टाइम, ठीक है ना, यहाँ पे कितने टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे A20 भी दे रखा है, A21 भी दे रखा है, दोनों की वैल्यू पुट करिएगा। 1/2, 1.2, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 0.8 करके A21 की वैल्यू वैसे आप निकाल सकते हो खुद से, ठीक है ना, A21 की भी वैल्यू निकाल सकते हो। और इंटू 10⁸8 होगा, और इसमें वैल्यू आएगी आपकी 1/2। इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा, ये आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और ये हम आगे कल डिस्कस करेंगे। और आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से इसकी पहले कैलकुलेशन करिएगा, और 1 वाट और जूल सेकंड की यूनिट कन्वर्जन पता होनी चाहिए। और इसमें आपका जो ये न्यूमेरिकल है, ये हमने रिलैक्सेशन टाइम के निकाला था, रेडियो एक्टिव लाइफ टाइम के लिए। तो ये जैसे हमने तो 2 स्टेट के लिए तक किया था, बट क्वेश्चन में आ गया 3 स्टेट के लिए, तो कैसे कैसे हमें एनर्जी निकालनी होगी वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने लेज़र की फुल फॉर्म कर दी, लेज़र की 3 प्रोसेस कर दी, स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटर और स्टिमुलेटर मिशन, ठीक है ना, लेज़र और प्रोसेसेस कर दी, इसकी 3 प्रोसेसेस थी। और इसके बाद हमने किया इसका जो कंडीशन है हमारी लेज़र की,
ठीक है। उसके रिगार्डिंग हमने न्यू की कंडीशन बताई थी कि न्यू हमारा किससे ग्रेटर होना चाहिए या लेस होना चाहिए, वो हमने आपको बता दिया और क्यों होना चाहिए, ठीक है ना, क्यों का रीज़न भी बता दिया था कि। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट था हमारा। उसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट किया था जो हमारे अगर आपको कन्फ्यूजन है अभी भी A21 B21 और कहाँ पे यू न्यू लिखेंगे, कहाँ पे N और N2, कहाँ कहाँ पे हमारे स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड में कैसे कैसे इंटरेक्ट करेंगे। और इसमें हमने स्टिमुलेटेड मिशन के लिए हमने क्वेश्चन भी कर लिया था, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, और दूसरे दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ठीक है। अभी देखिए 2 का पता है, 3 का करेंगे, और कल हम 2 लेज़र और 3 लेवल लेज़र मतलब कर लेंगे। हीलियम नॉन लेज़र पॉपुलेशन इन्वर्जन ये सब स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।